अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उवैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस बहाल। भारत में मोदी सरकार का किसानों पर क्रैकडाउन। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरे और एहतजाज। ट्रंप का ऐलान, अमेरिका 6th जनरेशन फाइटर जेट्स F-47 तैयार करेगा। इसराइल का जंगी जुनून, गजा का वाहिद कैंसर हॉस्पिटल तबाह। ये थी टॉप स्टोरीज के बाद देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। सबसे बड़ी खबर के लिए आपको लेकर चलते हैं हम लंदन की तरफ, जहां पर लंदन का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जिसको हम कहते हैं हीथ्रो एयरपोर्ट जो है वो यूके का सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट शुमार किया जाता है। और इस एयरपोर्ट के करीब एक इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में आग लगने की वजह से इस एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। 1300 के करीब फ्लाइट्स जो थी वो मुतासिर हुई। और अब इस एयरपोर्ट की क्या पोजीशन है, क्या जो फ्लाइट्स हैं वो दोबारा से ऑपरेशनल हो चुकी हैं, और क्या इस एयरपोर्ट को खोल दिया गया है, और ये जो आग लगी थी ये क्यों लगी थी और किस वजह से इस एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था, आइए इस हवाले से देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। बरतानिया के सबसे मशहूर और मसरूफ हीथ्रो एयरपोर्ट पर सर्विस बहाल कर दी गई है। जुमे के रोज हीथ्रो हवाई अड्डे को बिजली घर में आग लगने की वजह से बंद कर दिया गया था, जिसे अब बहाल कर दिया गया है। ब्रिटिश एयरवेज ने 8 इंटरनेशनल परवाजों को जुमे की शाम ही हीथ्रो से परवाज के लिए क्लियरेंस दे दी थी। दीगर एयरलाइंस ने भी ऐलान किया है कि वो हीथ्रो पर परवाजें दोबारा शुरू कर रही हैं। इनमें ब्रिटिश एयरवेज के साथ एयर कनाडा और यूनाइटेड एयरलाइंस भी शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज हेज में इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में पहले 2 धमाके सुने गए और फिर वहां आग लग गई थी, जिसके सबब तकरीबन 5000 घर बिजली से महरूम हो गए थे और हीथ्रो एयरपोर्ट के ऑपरेशन को भी रोकना पड़ा था। तहकीकात के बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि आग लगने के पीछे कोई मशकूक वजह नहीं है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दुनिया के बाकी ममालिक में क्या हो रहा है। दीगर ममालिक में सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं भारत की तरफ। भारत में किसानों का एहतजाज शदीद से शदीद तर होता जा रहा है, और उस एहतजाज पर मोदी सरकार का जो क्रैकडाउन है वो भी शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। मोदी सरकार ने किसान रहनुमाओं को गिरफ्तार किया है। कई मेन लीडर्स ऐसे हैं जो कि किसानों की इस तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं, किसानों के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, और मोदी सरकार ने उन किसानों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा में और भारतीय पंजाब में, इन दोनों जगहों पर काफ़ी किसान रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हुई हैं। और ये जो गिरफ्तारियां हैं इनमें कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, और ये लीडर्स बुनियादी तौर पर हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे थे। चंडीगढ़ में ये मुज़ाकरात हो रहे थे, और ये जो किसान लीडर हैं जब ये मुज़ाकरात करके चंडीगढ़ से निकले हैं तो उस वक्त हुकूमत ने इन पर क्रैकडाउन किया और इन लीडरान को, जो किसान लीडरान हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया। अब ये मोदी सरकार का एक मुनाफिकत भरा चेहरा सामने आया है, क्योंकि जब मुज़ाकरात होते हैं तो जो एहतजाज करने वाले ग्रुप्स होते हैं उनकी तवक्को ये होती है कि अब मामलात सेटल होंगे। लेकिन मोदी हुकूमत की तरफ से जैसे ही मुज़ाकरात ख़त्म हुए, उन मुज़ाकरात से बाहर निकले ये लीडरान, तो उस वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, अब इसमें एक और भी एक्टिविटी हुई है, और वो हुई है खंदरी बॉर्डर के पास। खंदरी बॉर्डर पर जो किसान थे उनका एक एहतजाजी कैंप लगा हुआ था, और उस कैंप को मुकम्मल तौर पर बुलडोज़ कर दिया गया, और ये भी ख़याल नहीं किया गया कि वहाँ पर बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं। इस भी चीज़ का बिल्कुल ख़याल नहीं किया गया भारतीय हुकूमत की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, और मुकम्मल तौर पर बुलडोज़ कर दिया गया उस एहतजाजी कैंप को। ये जो किसानों की तहरीक है, ये इस वक्त यूँ कहिए कि मोदी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनी हुई है, क्योंकि 2024 में जब किसानों ने जो हुकूमत की जो पॉलिसीज़ थी उनके खिलाफ एहतजाज करना शुरू किया था, तो उस वक्त भी क्रैकडाउन हुआ था इन किसानों पर। लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक ये जो किसानों का एहतजाज है ये बढ़ते-बढ़ते एक बहुत बड़ी तहरीक बन चुका है।
भारतीय एहतजाज के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं इसराइल की तरफ, जहां पर एक बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है और ये एहतजाज है इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ। अवाम निकल आए हैं, इसराइल के अवाम जो है वो एहतजाज कर रहे हैं बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ, और इस एहतजाज की बुनियादी तौर पर 3 वजूहात हैं। पहली जो वजह है बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ इस एहतजाज की, वो है कि बिन्यामिन नेतन्याहू ने शिन बेत जो है वो इसराइली दाखिला सलामती जो एजेंसी है, उसके लीडर जो कि रोनिन बार हैं, उनको नेतन्याहू ने बरतरफ कर दिया अपने ओहदे से, और उस बरतरफी के खिलाफ इसराइल के अवाम निकल आए हैं बाहर और उन्होंने मुजाहरे करना शुरू कर दिया है नेतन्याहू के खिलाफ। तो एक तो रीज़न इस एहतजाज का ये है जो कि नेतन्याहू के खिलाफ हो रहा है। दूसरा जो रीज़न है वो है गज़ा पर दोबारा जो हमले शुरू कर दिए गए हैं बिन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से, उसके खिलाफ जो इसराइली अवाम है वो बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और जो तीसरा रीज़न है वो है तकरीबन 59 के करीब इस वक्त इसराइली ऐसे हैं जो कि हमास के पास मौजूद हैं और उनकी रिहाई नहीं हुई है। उन लोगों को रिहा कराने में चूँकि नेतन्याहू नाकाम रहा है, तो इसीलिए जो इसराइली अवाम है इस वक्त वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं इसराइली, उनको वापस लाया जाए, और चूँकि नेतन्याहू उनमें नाकाम रहा है तो इसीलिए उसके खिलाफ मुज़ाहरे हो रहे हैं। और इन लोगों की जो डिमांड है वो ये है कि नेतन्याहू को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अच्छा, अब जो रोनिन बार वाला मामला है, जो मामला है शिन बेत के जो लीडर जिनको डिसमिस किया, जिनको बरतरफ किया नेतन्याहू ने, वो मामला तो जो सुप्रीम कोर्ट है इसराइल का उसने रोक दिया है। और इसराइल के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिन्यामिन नेतन्याहू ने जो बरतरफी की है रोनिन बार की, वो इस वक्त जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी, उसे रोक दिया जाएगा। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट बमुकाबला इसराइली हुकूमत, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। और इससे पहले भी बिन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से जो जुडिशियल रिफॉर्म्स की जा रही थी, तो उस पर अवाम बाहर निकले थे और उन्होंने एहतजाज किया था। लेकिन चूंकि जो नेतन्याहू है वो एक तरीके से इस वक्त एक ऐसा डिक्टेटर बन चुका है कि जो कि अपनी अवाम की भी नहीं सुन रहा है। जब ये मुजाहरे हुए नेतन्याहू के खिलाफ, तो पुलिस का इस पर शदीद क्रैकडाउन हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया। तो अब देखते हैं कि ये मुजाहरे आगे कहाँ तक जाते हैं। इसराइल के ही मामलात को आगे बढ़ाते हैं। इसराइली जारहियत फ़लस्तीन में जारी है, और अब इसराइल ने जो एक बहुत बड़ा अस्पताल था, गज़ा का वाहिद कैंसर हॉस्पिटल, उसे भी तबाह कर दिया है। और ये जो अस्पताल था ये बुनियादी तौर पर तुर्की के ताउन से बनाया गया था, गज़ा में ये अस्पताल, और इस अस्पताल का नाम था तुर्क पैलेस्टाइन फ्रेंडशिप हॉस्पिटल। ये बहुत बड़ा अस्पताल था और इस अस्पताल में कैंसर का इलाज होता था। इस वाहिद कैंसर हॉस्पिटल को भी इसराइल की तरफ से तबाह कर दिया गया है। ये जो हॉस्पिटल है, इसमें सालाना तकरीबन 10,000 लोगों का इलाज होता था। हर साल 10,000 कैंसर के मरीज़ इस हॉस्पिटल में लाए जाते थे, उनका इलाज होता था, और अब ये इलाज भी नहीं हो सकेगा। तो ये जो इसराइली बर्बरियत है वो जारी है। सीज़ फायर की जिस तरीके से खिलाफ वर्जी की नेतन्याहू ने, सीज़ फायर की जिस तरह खिलाफ वर्जी की इसराइल ने, ये उनकी मुनाफिकत का एक और सबूत है। अच्छा, अब बुनियादी तौर पर हम बार-बार ये बात करते हैं कि किस तरीके से अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल है इसराइल को, और अमेरिका से एक और खबर आई है जो कि आपको हम देना चाहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक ऐलान सामने आया है और उन्होंने ऐलान ये किया है कि अमेरिका एक नया फाइटर जेट तैयारा जो 6th जनरेशन फाइटर जेट तैयारा है वो तैयार करेगा, और इसका नाम है F-47। F-16 के बारे में हमने सुना, F-17 के बारे में हमने सुना, F की एक पूरी सीरीज है तैयारों की। तो अब F-47 नामी तैयारा जो है उसके ऊपर जो है वो बयान सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप का। और इस तैयारे के बारे में जो बातें अभी तक सामने आई हैं वो ये है कि जो जंगी तारीख है उसका महंगा तरीन और मोहलक तरीन, ताकतवर तरीन ये तैयारा होगा जो कि अमेरिका की तरफ से तैयार किया जा रहा है। पिछले 5 सालों से इसके तजर्बात चल रहे हैं, इसकी टेस्ट फ्लाइट्स भी चल रही हैं, और ये बात किसी को भी नहीं पता थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात अपने अवाम के सामने रखी है कि पिछले 5 साल से हम F-47 का तजर्बा कर रहे थे, और अब F-47 के तजर्बे को हम
बढ़ा देंगे और बुनियादी तौर पर हम दुनिया के सामने ये साबित करना चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा पावरफुल, हमसे ज़्यादा जो मिलिट्री फोर्स में पावरफुल जो कोई भी मुल्क इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है। तो अब इस तैयारे की जो जो बेसिकली जो दो क्वालिटीज़ हैं उनके ऊपर बात की जा रही है कि वो कितनी ज़बरदस्त क्वालिटीज़ होंगी। एक होगी इस तैयारे की स्पीड और दूसरी होगी इसकी गोला बारूद ले जाने की सलाहियत। तो इन दोनों चीज़ों में ये तैयारा अपने पिछली जितने भी जंगी तैयारे हैं उन सबको पीछे छोड़ेगा और सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा मुहल्लिक तैयारा बनकर ये सामने आएगा F-47। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर जाते हैं अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका के 2 मुल्क ऐसे हैं कि जिनके सरबराहान के तौर पर 2 ख़वातीन तैनात हुई हैं और इन दोनों मुल्कों के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नमीबिया की। नमीबिया में पहली जो ख़ातून प्रेसिडेंट हैं वो सामने आई हैं और पहली ख़ातून प्रेसिडेंट नमीबिया की उनका नाम है नितुम्बो नंदी। 72 साल की ये ख़ातून है जो कि इससे पहले एक रेवोल्यूशनिस्ट थी, एक फ्रीडम फाइटर थी और अब वो इस मुल्क की प्रेसिडेंट के तौर पर सामने आई है। 72 साला ये ख़ातून नितुम्बो नंदी नमीबिया की पहली फीमेल, पहली ख़ातून प्रेसिडेंट बन गई हैं और ये जो ख़ातून है, अगर अफ्रीका की तारीख़ की बात की जाए तो अफ्रीका की तारीख़ में ये दूसरी इलेक्टेड फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, अब इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है नमीबिया की, उसमें नमीबिया को कुछ मसाइल का सामना है। सबसे पहला जो सबसे बड़ा मसला नमीबिया का है, वो है वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तकरीबन 37% जो अवाम हैं नमीबिया के, वो इस वक़्त बगैर किसी नौकरी के हैं, बगैर किसी काम के हैं, बगैर किसी एम्प्लॉयमेंट के हैं। तो ये एक ऐसा चैलेंज है जो कि इनको डील करना पड़ेगा। दूसरा जो गुर्बत है नमीबिया में वो भी इस वक़्त बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो अब किस तरीके से नमीबिया की ये ख़ातून प्रेसिडेंट डील करती हैं नमीबिया के इश्यूज़ से, ये आने वाला वक़्त बताएगा। दूसरा जो मुल्क है जो कि अफ्रीकन मुल्क, उसमें एक ख़ातून वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर हुआ है और ये मुल्क है ट्यूनिस। ट्यूनिस के जो सदर हैं उनका नाम है मोहम्मद कैस सईद। मोहम्मद कैस सईद ने जो ट्यूनिस के वज़ीर-ए-आज़म हैं उनको बरतरफ कर दिया और वज़ीर-ए-आज़म जो है कामिल मदूरी, उनको बरतरफ कर दिया। उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए बदउनवानी के और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के और उनको बरतरफ कर दिया और एक ख़ातून को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर नामज़द किया गया है और ये ख़ातून हैं जिनका नाम है सारा ज़ाफ़रानी। अब सारा ज़ाफ़रानी जो हैं वो ट्यूनिस की इससे पहले कंस्ट्रक्शन की और हाउसिंग की मिनिस्टर रही हैं। तो इनके पास हाउसिंग का और कंस्ट्रक्शन की मिनिस्ट्री का तजुर्बा तो है। अब जो ट्यूनिस है वहाँ पर भी कुछ मसाइल हैं। बेसिकली जो इश्यूज़ हैं वहाँ के, उसमें बुनियादी जो इश्यूज़ हैं वो हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इश्यूज़। इकॉनमी जो है ट्यूनिस की वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है और वहाँ पर जो पॉलिटिकल बहरान है वो भी बहुत ज़्यादा है और गुज़िश्ता 2 सालों में 3 प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ पर बदले गए हैं। ये तीसरी प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि अब सामने आई हैं, सारा ज़ाफ़रानी, 3rd पीएम इन द लास्ट 2 इयर्स। अच्छा, अब जो कैस साहब हैं, जो सदर हैं, उन्होंने भी ये किया था कि 2021 में उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया था और उन्होंने एक तरीके से इक़्तिदार जो है उस पर लोग कहते हैं कि कब्ज़ा कर लिया था। हैं तो वो जमहूरी लीडर, लेकिन कहा ये जाता है कि उनके जो तौर तरीके हैं, जो अतवार हैं और जिस तरीके से वो हुकूमत चला रहे हैं, ये एक डिक्टेटर का तरीक़ाकार है। तो ट्यूनिस में अब एक नई ख़ातून वज़ीर-ए-आज़म सामने आ गई हैं। अब देखना ये है कि वो ट्यूनिस के जो मसाइल हैं उनसे किस तरह निमटती हैं। अफ्रीका में ये दोनों ममालिक जिनका हमने आपको बताया है, एक नमीबिया जहाँ पर ख़ातून सदर जो हैं वो आ गई हैं और ट्यूनिस जहाँ पर एक ख़ातून वज़ीर-ए-आज़म आई हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हमें लेना है एक छोटा-सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद। और अब आपको लेकर चलते हैं बरतानिया की तरफ, जहाँ पर एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम टैक्स डिफ़ॉल्ट में सामने आया है। टैक्स डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर दिया गया है पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब के साहबज़ादे हसन नवाज़ शरीफ को और बरतानवी हुकूमत की तरफ से ये टैक्स डिफ़ॉल्टर्स की एक लिस्ट जारी की गई है। उस लिस्ट में नाम है हसन नवाज़ शरीफ साहब का। अब इस हवाले से तफ़सीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब अज़हर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बरतानिया से हमें जॉइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक़्त निकाला। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ी-सी अगर आप हमें इस केस की तफ़सील बता दें कि ये जो बरतानवी हुकूमत ने लिस्ट जारी की है जिसमें हसन नवाज़ शरीफ साहब का नाम एज़ अ
टैक्स डिफॉल्टर डेलिबरेट टैक्स डिफॉल्टर के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। तो ये केस क्या था, किसकी तरफ से दायर किया गया था और इसमें कुछ जुर्माना भी किया गया है उन पर? जी बहुत शुक्रिया अवैस। इस केस की तफसीलात कुछ यूँ हैं कि हसन नवाज़ जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साहबजादे हैं। वो लंदन में क़याम पज़ीर हैं काफ़ी अरसे से और यहाँ कारोबार करते हैं। उनकी जो टोटल कंपनीज़ रही हैं अब तक जिनके वो डायरेक्टर रहे हैं वो 7 रही हैं। 7 में से 5 कंपनीज़ जो हैं वो डिज़ॉल्व हो चुकी हैं, जबकि 2 कंपनीज़ एक्टिव हैं, ये कंपनीज़ हाउस के रिकॉर्ड के मुताबिक। अब हुआ कुछ यूँ कि ये जो मामला है ये अभी कोई नया नहीं है, ये 2015 और 16 के दरमियान का ये वाक़या है। और जो HMRC जो कि यहाँ पर टैक्स कलेक्शन का इदारा है, उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हसन नवाज साहब ने 2015 और 16 के दरमियान जो टैक्स बनता था वो अदा नहीं किया और उन्होंने जानबूझकर टैक्स नादहिंदगी की है। और इसकी मालियत बनती है टैक्स की तकरीबन 9.2 मिलियन पाउंड्स की मैं बात कर रहा हूँ। और इसको जो है वो अब जो नया गज़ट आया है, जो एक लिस्ट शाया होती है, उसमें उनका नाम शामिल किया गया है, हसन नवाज साहब का। और जो मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक 2015-16 के दरमियान जो टैक्स अदा किया था हसन नवाज साहब ने, जो उनके मुताबिक उनका मुकम्मल टैक्स था वो तकरीबन कोई 4.2 मिलियन के करीब कहते हैं सोर्सेज। और अब ये केस जो है वो दोबारा खोला गया है तकरीबन 10 साल के बाद। और अब ये है इस केस की तफसीलात। और इस केस के दौरान जो है वो अब तकरीबन आप देख लें कि 10 साल का अरसा हुआ है और 10 साल बाद ये सारा कुछ सामने आया है। हसन नवाज साहब के जो करीबी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ये केस बनता नहीं है। उनका ये कहना है कि ये केस तकरीबन कोई 10 साल हो गए हैं और उन्होंने इस हवाले से तमाम अदायगी कर दी हैं। और तकरीबन 9 साल बाद HMRC को अब याद आया कि उन्होंने टैक्स जो है वो कम दिया और 9.2 मिलियन की उन्होंने रिकवरी के लिए कहा है। तो हसन नवाज के जो करीबी ज़राए हैं वो ये क्लेम करते हैं कि ये ज़्यादती की गई है उनके साथ और वो इस हवाले से कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। और इस हवाले से वो इस जो HMRC है उसके ख़िलाफ़ जो है वो अदालत में रुजू करेंगे, जो भी जो फोरम्स हैं अवेलेबल उन पर जाएंगे। अब जो है ये हसन नवाज साहब ने इसकी जो है वो ये तरदीद की है कि ये जो 9.2 मिलियन क्लेम किया जा रहा है वो उनके खिलाफ बनता नहीं है। अच्छा अजहर साहब, ये बताइएगा कि अब पिछले साल हसन नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को डिफॉल्टर डिक्लेयर किया था और अब हुकूमत की तरफ से भी इसकी तौसीक हो गई है, जो लिस्ट है उसमें नाम आ गया है उनका। तो क्या अब इस हवाले से कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद है? तो हमारी मालूमात हैं कि तकरीबन अप्रैल में ही तकरीबन 1 महीने बाद उनकी जो ये बैंकरप्सी है वो ख़त्म हो जाएगी और वो दोबारा से अपने जो मामलात हैं, कारोबारी मामलात हैं, वो इस हवाले से जारी रख सकेंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। जो डेलिबरेट टैक्स डिफ़ॉल्टर्स की भी लिस्ट आई है उसमें भी तकरीबन दर्जनों लोग हैं, उनमें कारोबारी अफराद भी हैं, बिजनेसमैन्स भी हैं, लॉ फर्म्स भी हैं। तो इस तरह ये एक जो इंसॉल्वेंसी और टैक्स के मामले के हवाले से ये इस तरह के कई केसेस यहाँ पर पेंडिंग है। और इसमें मैं एक आपको बात बताता चलूँ कि ये सिविल मैटर है, इसमें किसी किस्म का कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं हुई, ना होने के इम्कानात हैं इस हवाले से। तो ये एक सिविल मैटर है जो हसन नवाज साहब और उनके वकला जो हैं वो कंटेस्ट करेंगे अदालत में, और जो भी उनको अवेलेबल फोरम है वहाँ जाकर वो इसके ख़िलाफ़ अपील कर रहे हैं इस मामले के ख़िलाफ़। अच्छा, ये भी ज़रूर बताइएगा कि हसन नवाज साहब के कारोबार की तफसीलात क्या हैं और कौन से कारोबार में उनको डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर किया गया है? जी, जहाँ पर तक हसन नवाज साहब के कारोबार की हवाले से तफसीलात हैं, तो हसन नवाज साहब तकरीबन 7 कंपनीज़ में डायरेक्टर रहे हैं और अब तक वो उनमें से 5 कंपनीज़ जो हैं वो बंद हो चुकी हैं और 2 एक्टिव हैं। इनका ज़्यादातर कारोबार प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के हवाले से है।
یہ پراپرٹیز لیتے ہیں اور اس کو ڈیولپ کر کے پھر آگے بیچ دیتے ہیں. اس کے علاوہ مینیج کرتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کی پراپرٹیز, اور اس جو مینجمنٹ فیس ہوتی ہے وہ لی جاتی ہے. تو یہ ایک اہم کاروبار ہے یہاں پہ لنڈن میں, اور بہت سارے لوگ اس کاروبار سے وابستہ ہیں. اس کے علاوہ ان کی کمپنی فلیگ شپ انویسٹمنٹ بھی ہے, وہ بھی اس میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی پورٹ فولیوز لوگوں کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ارینج کی جاتی تھی. تو ان کا زیادہ تر جو تعلق ہے وہ پراپرٹی سیکٹر سے رہا ہے, پراپرٹی ڈیولپمنٹ سے رہا ہے, اور وہ اس کافی کامیاب بزنس مین بھی یہ تصور کیے جاتے رہے ہیں, کیونکہ اگر 9.2 ملین ٹیکس کا تقاضا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 60-70 ملین کے قریب انہوں نے کاروبار کیا ہوگا, اور اس میں سے جو انکم آئی ہوگی اس میں سے تقریباً 15 سے 17% کے قریب انکم ٹیکس بنتا ہے جو ایچ ایم آر سی مانگتی ہے. تو جو 9.2 ملین کا یہ ایک مطالبہ ہے, تو اس کا مطلب تقریباً 60 سے 70 ملین کے قریب کی ورتھ رہی ہوگی حسن نواز صاحب کے گزشتہ چند سالوں کے دوران. اچھا, اب یہ جو ڈیفالٹر ڈکلیئر ہو گئے ہیں تو ان کو کیا اب آنے والے دنوں میں جو کاروبار یہ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کسی مشکل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ کوئی مشکلات ان کو پیش آ سکتی ہیں اپنے بزنس آپریشنز کے حوالے سے؟ جہاں تک مزید کسی کاروبار کرنے کے حوالے سے حسن نواز صاحب کا تعلق ہے, تو ابھی تو وہ اس حوالے سے کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بینکرپٹ ہے. لیکن جو ہمیں سورسز بتاتے ہیں کہ اگلے مہینے ان کی بینکرپسی ختم ہو رہی ہے, اس کے بعد وہ کاروبار کر سکیں گے, کمپنی کے ڈائریکٹر بھی بن سکیں گے, اور یہ ایک نارمل پروسیجر ہے. تقریباً 5 سے 6 سال تک کا یہ کچھ کیسز میں یہ بینکرپسی کے بعد کاروبار پر پابندی ہوتی ہے, بینک اکاؤنٹ نہیں کھل سکتے, اور اس کچھ کیسز میں 3 سال تک کی پابندی ہوتی ہے. تو جو حسن نواز صاحب کے کیس میں ہمیں جو معلومات ہوئی ہیں وہ اپریل میں جو اگلا مہینہ ہے اس میں ان پر سے یہ جو پابندی اٹھ جائے گی, اور ان کی کاروباری مصروفیات یا وہ کاروبار دوبارہ کر سکیں گے. اور فائنلی اظہر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اس حوالے سے یہ جو حسن نواز شریف صاحب کا نام ڈیفالٹرز کی لسٹ میں آیا ہے, تو اس حوالے سے کیا شریف خاندان کا بھی کوئی موقف سامنے آیا ہے؟ جہاں تک شریف خاندان کے موقف کی بات ہے تو ڈائریکٹلی انہوں نے موقف دینے سے گریز کیا ہے, لیکن جو ہمارے ان کے قریبی سورسز ہیں شریف فیملی کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ناجائز کیس ہے. حسن نواز پر 10 سال پرانا ٹیکس کا یہ کیس ڈالا گیا ہے, اور اس کے علاوہ یہ ٹائم بار بھی ہو چکا ہے. اس میں جو کہا جاتا ہے جو وقت ہوتا ہے وہ 5 سے 6 سال ہوتا ہے کارروائی کے لیے کسی بھی مالی معاملے کے حوالے سے. تو اب تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں 2015-16 کے اس کیس کو اب انہوں نے یہ شامل کیا ہے. تو اس طرح ہوتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد اپیل جو ہے, اپیل میں جا کے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر کروا لیں گے. بہت شکریہ ادا کریں گے اظہر جاوید صاحب آپ کا. ناظرین, یہاں پر ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں بھارت کی طرف, جہاں پر ایک فلم کی وجہ سے بڑا شور ہے. یہ فلم ہے جی چھاوا. چھاوا اس فلم کا نام ہے, اور اس فلم میں اورنگزیب عالمگیر کو بتایا گیا ہے, اور بڑی کنٹروورسی اس فلم کے حوالے سے بن رہی ہے. مسلم مخالف فلم ہے یہ, اور یہ فلم بھارت میں بڑا بزنس کر رہی ہے. اور اب اس فلم کے حوالے سے بہت سارے ایسے گروپس ہیں جو بھارت میں جو ہندوتوا سے تعلق رکھنے والے ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں, وہ اورنگزیب عالمگیر کے حوالے سے جو ہے وہ نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے مقبرے کو بھی اکھاڑ پھینکنا چاہیے. یہ پورا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ فلم ایسا کیا دکھا رہی ہے, اور کیوں یہ مسلمان مخالف فلمیں جو ہیں ان کا رجحان بھارت میں بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ہارون شعیب موجود ہیں, فلم اینالسٹ ہیں, فلم کرٹک ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم ہارون. السلام علیکم, کیسے ہیں صاحب؟ تھینک یو ہارون, بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے ناظرین کو اس فلم کے چھاوا فلم کے کانٹینٹ کے حوالے سے بتا دیں کہ اس فلم کے ایسے کانٹینٹ میں ایسا کیا ہے, یہ مسلمانوں کے خلاف کیا معاملات اس میں دکھائے گئے ہیں, کیا کنٹروورسی بنی ہے. جی, فلم کا نام ہے چھاوا, اور چھاوا کا مطلب ہوتا ہے لائن کب, یعنی شیر کا بچہ. اب یہ کہانی ہے جی مغل بادشاہ اور عالمگیر کی, اور اس کی جو دشمنی رہی مراٹھا راجا, پہلے شیواجی مہاراج اور پھر اس کے بعد شمبھاجی مہاراج جو ان کے بیٹے تھے ان کے ساتھ. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک سرداری اور بادشاہت کا نظام, اور اس کے اندر یہ جو ایک کانفلکٹ ہوتا ہے وہ مذہب سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا. اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ اثر و رسوخ سے اور سیاست سے ہوتا ہے. بالکل.
تو یہ جو اس کو جب مذہبی رنگ دے کر یہ پیش کیا گیا ہے فلم چھاوا میں، تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر جو ہے عوام کے جذبات بہت بھڑکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کی اس وقت جو آڈینس ہے وہ کس قسم کے جنون میں مبتلا ہے. تو پھر وہ جو ہے وہ پبلک میں ہم نے دیکھا کہ بڑا انٹرسٹنگلی میں ایکچولی ویژولز دیکھ رہا تھا کہ لوگ جا کر ان کے پوسٹر کے اوپر دودھ سے اس کو نہلا رہے ہیں پوسٹر کو. اور پھر اس کے بعد جو اسیر گڑھ کا قلعہ ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ شمبھا جی مہاراج کی کوئی خزانہ دفن ہے، تو وہ ایک ہی رات میں ہزاروں لوگ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے پورے قلعے کو کھود ڈالا اس خزانے کی تلاش میں. تو کہانی میں اور حقیقت میں جو فرق ہے وہ پھر یہ فلم بین جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں. تو اس طرح وہ نفرت جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو یہ ہیٹ پالیٹکس کی فلم ہے اور شاید اسی وجہ سے ہندوستان میں بہت مقبول ہوئی ہے. تو فلم کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے، پاسٹ ٹریک ریکارڈ، وہ کیا ہے؟ کیا وہ اسی طرح کے کنٹروورشل سبجیکٹس پر فلمیں بناتے رہے ہیں، ہمیشہ کنٹروورسیز کریٹ کرتے رہے ہیں؟ لکشمن ڈائریکٹر ہیں اس فلم کے اور میڈوک والوں کی فلم ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم پچھلی ہسٹری دیکھ لیں تو یہ جتنے بھی اب ایک آپ کو ریسرجنس نظر آئے گی کہ انڈیا میں پالیٹکس پہ اور خاص طور پہ جو مسلم کمیونٹی ہے وہاں پر اس کی روایات کے حساب سے، ان کے کردار کے حساب سے ایک ہیٹ پالیٹکس کی فلمیں بنتی چلی آ رہی ہیں تسلسل سے. اچھی بات یہ تھی کہ یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ فلمیں فلاپ ہوئے جا رہی تھیں، اور اب جو ہے ہم نے دیکھا کہ چھاوا کیونکہ ایک ہٹ ثابت ہوئی تو اس کے بعد اب مزید لوگوں کو یہ موقع ملے گا کہ وہ بھی اسی قسم کی فلمیں بناتے چلے جائیں گے. اچھا، چھاوا کے متعلق میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں کہ یہ فلم جو ہے یہ ظاہر ہے پیریڈ ڈرامہ ہے. تو پیریڈ ڈرامہ کے لیے جو ہوتی ہے 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جی ایکوریسی اینڈ اوتھینٹسٹی، دوسری ہوتی ہے جی پروڈکشن ویلیو، اور تیسری ہوتی ہے سٹوری ٹیلنگ. اینڈ انفارچونیٹلی میں نے اس فلم کا جتنے بھی کلپس دیکھے اور جتنی میں نے ریسرچ کی اور کرٹکس کو، اچھے ان بائسڈ فلم کرٹکس کو جب میں نے سنا تو ان سب نے یہی کہا کہ جی یہ فلم ان تینوں معیاروں کے اوپر پوری نہیں اترتی اور ان تینوں معیاروں پہ فیل ہوتی ہے. تو نہ اس میں اوتھینٹسٹی اور ایکوریسی کا خیال رکھا گیا ہے جو کہ ہسٹوریکل فیکٹس کو پراپر طریقے سے ڈپکٹ کرنا چاہیے، نہ اس کی پروڈکشن ویلیو کوئی خاص ہے، اور نہ ہی اس کے اندر سٹوری ٹیلنگ کی کوئی ایسی کوئی کمال دکھایا گیا ہے کہ جس پہ کہا جائے کہ یہ کوئی بہت اچھی فلم ہے. تو ڈائریکٹر صاحب کو میں یہی کہوں گا کہ میرے طرف سے ان کو 5 ہی نمبر ملیں گے آؤٹ آف 10. اچھا، اب آپ نے بڑے انٹرسٹنگلی یہ مینشن کیا کہ اس طرح کی فلمیں پہلے فلاپ ہو رہی تھی، اب یہ فلم ہٹ ہوئی ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اینٹی مسلم سینٹیمنٹ ہے یا اینٹی مسلم مائنڈ سیٹ ہے جو ہندوتوا ایکسٹریمزم پھیل رہا ہے بھارت میں بی جے پی کے اور مودی کے انڈر، تو وہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے اب؟ کمیونلزم کو ہوا دی جا رہی ہے جی. بہت سے لوگوں نے پھر اس کے بعد یہ بھی دعویٰ کیا کہ جی ہمیں اورنگزیب عالمگیر کی قبر جو ہے وہ ہندوستان سے ہٹا دینی چاہیے اور ہمیں جا کر قلعے گرا دینے چاہیے، ہمیں جا کر مساجد کو شہید کر دینا چاہیے. سنیما ہال سے لوگ روتے ہوئے باہر نکلے کہ جی شمبھا جی مہاراج. آپ اس میں دیکھیے کہ شمبھا جی مہاراج کے اوپر 30 منٹ کی آخری جو 30 منٹ ہے فلم کے، اس میں یہی دکھایا کہ وکی کوشل جو کہ اس کا کردار ادا کر رہے ہیں اور اکشے کھنہ جو کہ اورنگزیب عالمگیر کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان دونوں کے بیچ کا ایک کانفلکٹ جو ہے وہ اپنی پیک پہ پہنچتا ہے اور آخری 30 منٹ صرف ٹارچر کے ہیں. اچھا، یہ ٹارچر کی جو ٹیکنیک ہے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، ہم نے اس کو اپنی فلم میں بھی دیکھا. مولا جٹ میں جب وہ دارو نتنی ایک دم سے گلا کاٹتی ہے اور وہ ایک شاک ویلیو ہوتی ہے، تو یہ آڈینس کو ہلانے کے لیے فلم میکرز استعمال کیا کرتے ہیں. لیکن 30 منٹ کا ایکسٹینڈڈ ٹارچر دکھانا ایک ولن کی طرف سے ایک ہیرو کے اوپر جس کو لوگ ایک ہیرو سمجھ رہے ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کس قسم کی ذہنیت کے ساتھ بنائی گئی ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ دیکھنے والے کو تو سمجھ نہیں ہے. وہ جب فلم دین آتے ہیں وہاں پر تو وہ موب ہسٹیریا کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ شاید ڈائریکٹر کی انٹینٹ بھی تھی اور پروڈیوسر کی، اور فلم کا ہٹ کرنے میں ایک بڑا فیکٹر بھی تھا. لیکن اس سے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر کتنے فریکچرز کریٹ ہو رہے ہیں. اس کے اوپر شاید فلم سینسر بورڈ کو انڈیا کے اور انڈیا کے سیاستدانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سیاستدانوں نے بھی اور پرائم منسٹر سے لے کر اور ایم پی ایز اور ایم ایل ایز تک ان کے جو ہیں وہ اس فلم کو انڈورس کر رہے ہیں. تو پھر آپ اپنے عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ ایک زمانے میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ بالی ووڈ کے اندر جو ہے وہ انڈر ورلڈ فائنانس کرتا تھا فلموں کو، اور انڈر ورلڈ کو سافٹ جو ہے وہ لائٹ میں دکھایا جاتا تھا اور ان کو پازیٹیو پورٹری کیا جاتا کہ انڈر ورلڈ جو ہے وہ بھی بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے پروپیگنڈا گروپس ہوتے ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ جو اینٹی مسلم فلم ہے یہ والی اور ویسے بھی اس طرح کے گروپ کام کر رہے ہیں، پروپیگنڈا گروپس جو کہ اینٹی مسلم سینٹیمنٹ کو ہوا دیتے ہیں فلموں کے ذریعے؟
ऑफ कोर्स जी, बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिकल नैरेटिव को हवा दी जाती है इस तरह की फिल्में बनाकर, और इतनी बड़ी प्रोडक्शन करके उन्होंने मेरे ख्याल में यही काम किया है। आपको मालूम है कि शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं। अभी भी भारतीय अखबारों में बहुत ज़्यादा ये डिमांड की जा रही है कि जहाँ जहाँ किसी भी मुग़ल रूलर के ऊपर किसी भी सड़क का नाम, किसी भी गांव का नाम, शहर का नाम है, उसको बदल दिया जाए। तो वो अपनी तारीख मिटाने के चक्कर में है, और वो ताजमहल को भी कहते हैं कि जी गिरा देना चाहिए, और वो जो है वो लाल किले को भी कहते हैं मिस्मार कर देना चाहिए। तो अगर वो अपनी तारीख मिटाने के चक्कर में हैं तो वो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। आपको पता है कि टूरिज्म से इंडिया बहुत कमा रहा है, और ताजमहल तो उनके लिए जूल इन द क्राउन है। तो अगर वो चाहते हैं कि ताजमहल उनको नहीं रखना, तो ये उनको बहुत सोच समझ कर फैसले करने होंगे। अवाम के अंदर जब आप इस किस्म का गुस्सा, इस किस्म की नफरत बेदार कर देते हैं, तो फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसका एक स्नो बॉल इफेक्ट होता है। हारून, पागलपन में, जुनून में इंसान कुछ भी कर जाता है, नहीं हुए हैं वो लोग। अच्छा, अब फाइनली आखिरी चीज़ मुझे ये बताइएगा कि इस फिल्म ने तकरीबन कोई 600 करोड़ तक का तो बिजनेस कर लिया है, तो बहुत बड़ी हिट साबित हुई है। तो जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं इंडिया में, उन्होंने इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई, कोई बात हो रही है उनकी तरफ से? देखिए जी, मुस्लिम्स तो ज़ाहिर है माइनॉरिटी में हैं। आपने पहले देखा कि जो नफ़रत है, तशद्दुद है, ये भारतीय सिनेमा की अब पहचान बनता जा रहा है। पहले हमने एनिमल फिल्म में देखा जिस किस्म की मिसोजिनी दिखाई गई, यहाँ पर हम देख रहे हैं छावा के अंदर जिस किस्म का हिस्टोरिकल कहते हैं उसको कि सिलेक्टिव डिपिक्शन की गई। तो उसके अंदर ये नहीं दिखाया गया कि औरंगजेब आलमगीर का जो राइट हैंड मैन था वो एक हिंदू था, और शिवाजी महाराज और शंभाजी महाराज के जो राइट हैंड मैन थे वो जो थे वो मुस्लिम्स थे, इब्राहिम और दौलत खान वगैरह। तो वो उनके सिपा सालार हुआ करते थे। तो वो उन्होंने नहीं दिखाया, उन्होंने इसको बिल्कुल अस एंड देम की लड़ाई करके दिखाया। तो मुसलमान जाहिर है कि हिंदुस्तान में अक़लियत में हैं, तो वो इस वक्त इसके ऊपर क्या रिएक्शन देंगे। आपने देखा कि अबू आज़मी साहब ने जब वहाँ पर पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल गलत तरीके से औरंगजेब आलमगीर को दिखाया गया है, और ज़रूरी है कि इस फैक्चुअल एरर को ठीक किया जाए। तो उनको वहाँ पर असेंबली से ही सस्पेंड कर दिया गया कि जी आप जो है अगले सेशन में नहीं आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो कितने कॉर्नर्ड इस वक्त मुसलमान सियासतदान भी हैं, और ज़ाहिर है कि अवाम भी हैं, तो चुप करके देख रहे हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। शुक्रिया अदा करेंगे, हारून शोएब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी फिल्म छावा की, किस तरीके से फिल्में जो हैं वो एक नैरेटिव शेपिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। और ख़ास तौर पर जब हम भारत की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो कि एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट को भड़काने के लिए वहाँ पर बनाई जा रही हैं। और अब हमने इस फिल्म की सूरत-ए-हाल देखी कि ये एक फ़िल्म हिट हो रही है, और अब इस फिल्म की बुनियाद पर ये बात की जा रही है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की तरफ से कि हमें औरंगज़ेब आलमगीर के मकबरे को ही मिस्मार कर देना चाहिए। तो ये जो माइंडसेट है ये फिल्में बनाती हैं। तो जब भी फिल्म्स देखें, सोच समझ के देखें, और ज़रा इसके ऊपर अपने थॉट प्रोसेस को जगाएं कि ये फिल्में कर क्या रही हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तानी सिनेमा जो है वो क्या कहानियाँ सुना रहा है, क्या वो अपनी कहानियाँ ऑथेंटिकली सुना रहा है या नहीं सुना रहा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।